हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 12th की इंडियन इकोनॉमिक करेंगे, जिसमें हम आज फर्स्ट चैप्टर लेंगे जो कि है इंडियन इकोनॉमिक ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। जो कि हम टॉपिक इसमें कवर करेंगे वो है एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर, फॉरेन सेक्टर, डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर, ऑक्यूपेशनल प्रोफाइल, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लास्ट इज पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। तो फर्स्ट टॉपिक है एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अब देखेंगे इसमें हम कि इंडिपेंडेंस के पहले और बाद में हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है लैंड रेवेन्यू सिस्टम। लैंड रेवेन्यू सिस्टम में 3 फोल्ड क्लासिफिकेशन किया गया था, जिसमें ब्रिटिश, ज़मींदार और फार्मर्स थे। जो ब्रिटिश को हम गवर्नमेंट भी कह सकते हैं, जिसमें ब्रिटिश जो होते थे वो फार्मर जो भी चीज़ उगाते थे, खेती करते थे, तो उनमें परमानेंट टैक्स रखते थे वो। और फिर वो ज़मींदारों को बोलते थे कि फार्मर से खेती करवाएं। तो जब फार्मर से खेती करवाते थे और फार्मर से खेती करवाते थे और इसीलिए इनको टीलर ऑफ द सॉइल एंड ओनर ऑफ द सॉइल भी कहा गया है। सेकेंड, स्मॉल होल्डिंग। स्मॉल होल्डिंग में छोटे छोटे हिस्से मिले गए थे खेती करने के लिए, जिसमें लोग छोटे छोटे पार्ट्स में खेती करते थे। सब्सटेंसेस फार्मिंग, जिसमें लोगों को अपने सेल्फ कंजप्शन के लिए फार्मिंग करनी होती थी, सिर्फ उतना ही जितने में उनका घर खर्च चल सके। हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी हैविंग रेन। उस टाइम पे हमारा जो मौसम हुआ करता था वो अनसर्टेन होता था, जो पता नहीं चलता था। कभी भी बारिश हो जाती थी, कभी भी सूखा पड़ जाता था। इस कारण हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी हमें फेस करना पड़ता था। लो प्रोडक्टिविटी मतलब कि उस टाइम पे टेक्निक वगैरह और रिसर्च कम थी और इसी वजह से कम प्रोडक्शन होता था। गैप बिटवीन ओनर ऑफ द सॉइल एंड द टीलर ऑफ द सॉइल। ओनर नियर हेल्प टीलर ऑन प्रोडक्शन। जो गैप होता था, टीलर वो होते हैं जो खेती करते हैं और ओनर ज़मींदारों को कहा जाता है। जो फार्मर्स जो ज़मींदार फार्मर्स से खेती करवाते हैं और हाई टैक्स पे करते हैं, और जो ज़मींदार होते हैं वो सारी लग्जरियस लाइफ एंजॉय करते हैं। सेकंड टॉपिक, रीज़न ऑफ डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। इसमें पूछा गया कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री कैसे डिक्लाइन होती है। तो फर्स्ट पॉइंट, डिस्क्रिमिनेशन टैरिफ पॉलिसी ये थी, जिसमें जो ब्रिटिश थे वो एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल करते थे और काफ़ी हाई चार्जेस हमें पे करने पड़ते थे और इसमें डिस्क्रिमिनेशन होता था। वो ब्रिटिश लोग अपने प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट करते थे, एक्सपोर्ट करते थे विदाउट एनी टैक्स। डिसअपीयरेंस ऑफ प्रिंसली स्टेट। जो धीरे धीरे प्रिंसली स्टेट थे वो भी लुप्त होते गए, कम होते गए। कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट। जो पहले के लोग खादी के कपड़े वगैरह बनाते थे हाथों से, मशीन नहीं थी, तो अब उनको मशीनों से रिप्लेस कर दिया गया, जो कि ब्रिटिश लोगों ने करा। तो इससे कंपटीशन बहुत बढ़ गया और लोग हाथ के बने हुए कपड़े ना लेकर मशीन वगैरह की सामान वगैरह सब लेने लगे। न्यू पैटर्न ऑफ अ डिमांड में वेस्टर्न कल्चर हम लोग अपनाने लगे, अपना कल्चर छोड़ दिया ज़्यादा से ज़्यादा। फिर रेलवेज़ लेके आए ब्रिटिश, जिसमें सिर्फ ब्रिटिशर्स को ही फ़ायदा था और जो
कॉमन लोग थे हमारे इंडिया के, वो और बैकवर्ड होते जा रहे थे और इस वजह से बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट भी होने लगी। देन लास्ट पॉइंट, इम्पोर्ट ऑफ फिनिश एंड चीपर गुड। फिनिश गुड का इम्पोर्ट होने लगा और ताकि इम्पोर्ट और चीपर गुड्स, ताकि जो ब्रिटिश थे वो अपनी इकोनॉमिक और बढ़ा सकें और अपनी कंट्री को और बेटर बना सकें। थर्ड टॉपिक इज़ डेमोग्राफिक प्रोफाइल ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। बर्थ रेट एंड डेथ रेट ड्यूरिंग दैट टाइम, बर्थ रेट वॉज 48 per 1000 and death rate was 40 per 1000. सेकेंड पॉइंट, इन्फेंट मोरालिटी रेट, जो कि डेथ ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 1 year and percentage of this is 218 per 1000. Life expectancy was that time, average life of a person 32 years थी उस टाइम पे, और लिटरेसी रेट बहुत ही ज़्यादा कम था जो कि था 60% था, जिसमें लिटरेसी रेट में जो पीपल रीड और राइट दैट इज 60%. फोर्थ पॉइंट, पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया. पॉजिटिव इम्पैक्ट कौन कौन से ब्रिटिश लेके आए इंडिया में, कैसे क्या सुधार हुआ, कौन कौन से पॉजिटिव इफेक्ट थे, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे. फर्स्ट था इफेक्टिव सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा बनाया गया ब्रिटिश ने, जो कि हमें अभी भी देखने को मिलता है. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह सब कुछ इसमें आ जाता है एडमिनिस्ट्रेशन में, जो कि वेल डेवलप्ड, उनकी वजह से सब कुछ अच्छे से सेटल हो गया, जो कि हमारे में पॉजिटिव इम्पैक्ट था. और फिर कमर्शियल आउटलुक ऑफ द फार्मर, फार्मर्स के लिए बहुत सारी स्कीम चलाई गई, बहुत सारे आउटलुक उनको बताया गया, बहुत सारे प्रोग्राम रन करे गए उनके लिए, जिसमें वो कमर्शियल फार्मिंग कर सकें. कंट्रोल ऑन फैमिलीज़, फिर फैमिलीज़ मतलब होता है ड्रॉट मतलब सूखा वगैरह, तो इसमें फैमिलीज़ पे कंट्रोल करना सीख लिया. और देन मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, पहले सिर्फ बाटा सिस्टम चलता था, जो कि अब मॉनेटरी मतलब अब मनी वगैरह, पैसे वगैरह ये सब चला दिए उन्होंने उस टाइम पे. फिर इससे हमारा कोइंसिडेंस ऑफ बाटा सिस्टम का वो भी ख़त्म हो गया. इससे हम इजीली एक्सचेंज कर सकते थे चीज़ें और कुछ भी ले सकते थे. न्यू अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटी मिली, मतलब इंसानों को काम मिला, बहुत सारी नई स्कीम्स आई एक्सेट्रा. एंड द लास्ट इज़ एजुकेशन सिस्टम, जो कि बहुत पावरफुल था. उनके पहले लड़कियों को एजुकेशन नहीं मिलती थी इतने अच्छे से. अब तो बहुत अच्छा उन ब्रिटिश के वजह से हमारे इधर बहुत अच्छा एजुकेशन सिस्टम हो गया. दैट negative. Now we will read about negative impact of a British rule in India. First point is spread of railways led to the speed of a domestic market for British product. जो कि नेगेटिव इम्पैक्ट ये था ब्रिटिश का, जो भी रेलवेज़ आई थी वो सिर्फ उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए बनाई थी, और वही अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जो कि टैरिफ पॉलिसी डिस्क्रिमिनेशन चलता था, वो अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट टैक्स फ्री करते थे और हमारे ऊपर ज़्यादा चार्जेस वगैरह करते थे. एंड देन इंडियन इकनॉमिक मेक रॉ मटेरियल एक्सपोर्टर, जो कि हमारी इंडियन इकनॉमिक थी वो सिर्फ रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर रह गया बन के, एंड फिनिश गुड इंपोर्टर, और ब्रिटिश हमें फिनिश गुड का इंपोर्टर बना दिया. ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड,
ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड केम इनटू इफेक्ट 1921 and birth rate during that time was birth rate high and death rate also high. After occupational structure under British rule. During British rule, how was occupational structure of India? Let's see. On the eve of independence, about 72.7% working population was engaged in agriculture. पहले ज़्यादातर हमारी इंडिया के जितने भी लोग थे वो एग्रीकल्चर में ज़्यादा इंगेज थे, इसलिए ये लेस डेवलप्ड कंट्री हो गई हमारी उस टाइम पे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंट्री वॉज engaged in secondary and tertiary sector. That's why they led and their country growth was very fast. और जो एग्रीकल्चर था उस टाइम पे हमारा प्रिंसिपल सोर्स भी हम